हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो अपन ने एक सीरीज चालू कर रखी थी, वो कर रखी थी अपने पशु परिचर को लेकर। तो पशु परिचर के अंतर्गत जो भाग बे था यानी कि भाग बी था, उसके अंतर्गत काफ़ी क्वेश्चन अपन सोल्व कर चुके हैं। लगभग अपन बात करें तो 500 के से प्लस क्वेश्चन अपन क्या कर चुके हैं, सोल्व कर चुके हैं, जिनके अंतर्गत जितनी भी ब्रीडिंग वगैरह थी यानी कि जो ब्रीड वगैरह थी उनकी बात कर ली थी, जनरल नॉलेज था उसकी बात कर ली थी, दूध व दही खीस पनीर जितनी भी चीज़ें थी उनकी सबकी बात कर ली थी। वहाँ से अपने पास में 2 या 3 टॉपिक बचते हैं, जो एक तो डिजीज से रिगार्डिंग है, दूसरी है उनकी औषधियों से, तो वो भी अपन कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन आज एक टॉपिक होने वाला है बीच के अंतर्गत काफ़ी शानदार, यानी कि पशु अनुवांशिकी, जिसे अपन बोले कि एनिमल ब्रीडिंग। यहाँ ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, इतने यूट्यूब चैनल है, क्योंकि इस टॉपिक को ना तो हर किसी के पास में मैटर मिलेगा, ना हर जगह अपने को ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। क्योंकि यहाँ से एनिमल ब्रीडिंग उसमें साफ साफ दिया गया है, सिलेबस देखोगे पशु परिचर का, उसके अंतर्गत एनिमल ब्रीडिंग का काफ़ी अहम टॉपिक दिया गया है। तो यहाँ से अपने को 1 या 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे कल या परसों में, यानी कि अपन बात करें 2 से 3 वीडियो होंगे, जिसके अंतर्गत आपकी जितनी भी ब्रीडिंग से संबंधित क्वेश्चन है एनिमल के अंतर्गत, वो कंप्लीट यहाँ से सोल्व होने वाले हैं। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम प्रजनन कराने वाले पशु वैज्ञानिक कौन थे? तो आपको सही चयन करना है कि जो प्रथम जो आपका जो कृत्रिम प्रजनन हुआ था या आर्टिफिशियल तरीके से अपन ने जो किया था, वो कौन से जो आपके वैज्ञानिक थे जिसने किया था? डॉक्टर संपत कुमार था, या जो आपके लेजारो स्पेलेंजानी थे उन्होंने किया था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था, ये वीपी पाल ने किया था। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि डॉक्टर जो आपके संपत कुमार थे, ये आपके सर्वप्रथम इन्होंने कृत्रिम प्रजनन तो करवाया था, लेकिन ये इंडिया में करवाया था। और आपको पूछा क्या गया है विश्व में, विश्व की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। जो लेजारो स्पेलेंजानी है, इनके द्वारा प्रथम कृत्रिम प्रजनन करवाया गया था विश्व की बात की जाए तो। और इंडिया की बात की जाए तो डॉक्टर संपत कुमार ने करवाया था। वो कहाँ करवाया था? आपका मैसूर के अंतर्गत, मैसूर कर्नाटका में करवाया था। तो दोनों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करें कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन, तो इसे फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है ना, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। बात करें भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम प्रजनन, और ये आपको मैंने बता ही दिया कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया था इंडिया के अंतर्गत, वो कौन करवाए थे? आपके संपत कुमार ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से काफ़ी खूबसूरत आंसर हो जाता है, क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। और डॉक्टर बीपी पाल की बात करें तो ये आपके रोज़ ब्रीडर थे, यानी कि रोज़ के ऊपर इन्होंने काम किया था, तो रोज़ ब्रीडर भी कहा जाता है किनको? बीपी पाल को। तो इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है। तो आपको बताना है कि जो एनिमल के अंतर्गत जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है। ये प्राकृतिक, जिसे अपन नेचुरल कहते हैं, नेचुरल ब्रीडिंग होती है, या एम्ब्रियो ट्रांसफर या भ्रूण प्रत्यारोपण होता है, या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग जिसे कि अपन कृत्रिम जनन का कहते हैं वो होता है, या उपरोक्त सभी। तो आपको सही जो आंसर है उसका चयन करना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अपन बात करें कि जो पशुओं का प्रजनन है उनके अंतर्गत ये तीनों ही प्रजनन होते हैं। नेचुरल तरीके से तो अपन घर के अंतर्गत देखते ही हैं, या अपन क्या करते हैं, गाय वगैरह को सांड के पास लेके जाते हैं, वो नेचुरल ब्रीडिंग होती है। लेकिन बात करें एम्ब्रियो ट्रांसफर, आजकल इतनी हाई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके अंतर्गत आप डायरेक्ट क्या करते हैं कि एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है। एम्ब्रियो को लैब के अंतर्गत तैयार करके फिर उसको जो मादा होती है उसके अंदर, चाहे आपको मादा चाहिए नर चाहिए, जैसा भी आपको करेक्टर वाला भ्रूण चाहिए, वो डेवलप करके, और जो मादा पशु होती है उसके एम्ब्रियो के अंतर्गत क्या कर, वो एम्ब्रियो को क्या कर दिया जाता है, उसके गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा भी क्या कर सकते हैं अपन? प्रजनन करवा सकते हैं। बात करें आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल तो आजकल काफ़ी फेमस, आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो आपके वेटरनरी डॉक्टर होता है वो आपके सीमन साथ में लेके आता है, तो सीमन लाता है और वो क्या करता है, उसमें इंसेमिनेशन करता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कहा जाता है। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है, काफ़ी खूबसूरत आंसर निकल के आता है कि पशुओं के अंतर्गत ये तीनों ही ब्रीडिंग मेथड्स पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी शानदार क्वेश्चन आ रहा है फिर एक और। बात करें भारत में प्रथम पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, यानी कि अपन बात करें कि फर्स्ट इंडियन वेटरनरी कॉलेज किस स्थान पर खोला गया था, तो इंडिया की बात की जा रही है। अब इंडिया के अंतर्गत भी अपने क्या हुआ कि इंडिया जब अलग अलग हुए थे ना अपने, कि पाकिस्तान से अलग हुआ भारत, तो उस टाइम पे अलग था, और अब की बात करें तो अब अलग हो जाएगा। क्योंकि जो पहला खुला था, जब आपने का कंप्लीटली जो पाकिस्तान भी भारत के अंतर्गत ही आता था, तब लाहौर के अंतर्गत अगर डायरेक्ट आए तो लाहौर के अंतर्गत फर्स्ट जो आपका वेटरनरी कॉलेज था वो खोला गया था। लेकिन अपन बात करें कि फिर क्या होता है, लाहौर आपके कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में चला जाता है। लेकिन इंडिया के अंतर्गत अगर बात करें, भारत में कौन सी जगह है जहाँ फर्स्ट वेटरनरी कॉलेज खोला गया था?
तो नई दिल्ली थी, लखनऊ था, कोलकाता था या मद्रास था। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो क्या हो जाता है आपका कोलकाता। कोलकाता के अंतर्गत आपके क्या है लगभग 1848 के लगभग आपका यहाँ पे खोला गया था पशु जो आपका वेटरनरी कॉलेज था, फर्स्ट वेटरनरी कॉलेज इंडिया के अंतर्गत खोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको पता होगा कि ब्रीडिंग से संबंधित क्वेश्चन कहीं पे नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपको सिलेक्शन की ओर बढ़ाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गर्भाशय को बनाए रखने हेतु निम्न में से कौन से हार्मोन की अधिक आवश्यकता होती है। तो आपके पास में 4 हार्मोन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन है जो गर्भावस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो प्रोजेस्टेरोन होगा, जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है वो होता है, या एल्बुमिन होता है, या कॉपर स्राव होता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ना, वो गर्भ अवस्था बनाए रखने के लिए काफ़ी उपयुक्त या काफ़ी आवश्यक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है काफ़ी शानदार एंड काफ़ी खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें कि पशुओं में, अब देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ब्रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन छपने की 100% संभावनाएं हैं। बात करें कि पशुओं में भाई बहन, बाप बेटी, या माँ बेटा, या बेटा माँ, अर्थात अधिक पास वाले संबंधियों के में समागम या मेटिंग करवाई जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं। तो उसे कृत्रिम गर्भाधान जिसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है, अंतः ब्रीडिंग यानी कि लाइन ब्रीडिंग कहा जाता है, आंतरिक प्रजनन यानी कि इन ब्रीडिंग कहा जाता है, बाह्य संकरण यानी आउट क्रॉसिंग कहा जाता है। तो आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो आपको पता है कि पास संबंधियों का इसके अंतर्गत क्या करवा रहे हो, मैटिंग करवा रहे हैं। जैसे कि भाई बहन का हो गया, बाप बेटी का हो गया, माँ बेटे का हो गया, या बेटा माँ का हो गया, है ना। तो ऐसे अगर पास क्लोज वाले को अगर अपन क्रॉस करवाते हैं तो ऐसी जो ब्रीडिंग मेथड होता है उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इन ब्रीडिंग। क्या कहते हैं अपन, इन ब्रीडिंग कहते हैं। आउट ब्रीडिंग के अंतर्गत क्या हो जाएगा, जो दूर के रिलेशन वालों से करवाते हैं ना, या फिर अपन बात करें अलग अलग जो प्रजाति है उनसे अपन करवाते हैं, तब अपना क्या होता है आउट ब्रीडिंग होता है। बात करें एआई के अंतर्गत क्या है, कृत्रिम गर्भाधान, मतलब कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो आप आजकल के टाइम पे यूज़ करते हैं, जो वो सुई वगैरह लगा के जाते हैं भैंस वगैरह के, वही क्या है आपके आर्टिफिशियल तरीके से अपन यानी कि कृत्रिम तरीके से जो मादा पशु है उसके गर्भाशय के अंतर्गत जो स्पर्म पहुंचाए जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर वापस वही क्वेश्चन, एक शानदार क्वेश्चन कि ऐसा प्रजनन जिसमें माता पिता का आगे जाने वाली संतति के साथ, यानी कि बात करें आगे जो माता पिता से जो संतति पैदा हुई है, फिर उसके बाद में जैसे कि अपने बाप का बेटी से, माँ का बेटा से समागम कहलाता है। तो अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो अब के क्या होगा कि जो आपकी जो प्रोजेनी होगी उसकी अपने बाप से करवाना है, या फिर माँ को बेटे के साथ में करवाना है, तो ये क्या कहलाएगा, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाएगा, लाइन ब्रीडिंग कहलाएगा, या अंतः प्रजनन कहलाएगा, या बाह्य या आउट क्रॉसिंग कहलाएगी। तो इसके जब अपन बात करेंगे तो इसे अपन क्या कहेंगे, लाइन ब्रीडिंग। मैंने उसके अंतर्गत बताया था, इन ब्रीडिंग के अंतर्गत क्या होगा, कोई भी हो सकता है, जैसे माँ बाप हो गया, बाप बेटा हो गया, है ना, इसके अलावा चाचा चाचा हो गया, है ना, उसके अंतर्गत सभी आ जाएंगे। लेकिन लाइन ब्रीडिंग के अंतर्गत क्या होगा, और भी ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, जैसे कि बाप बेटी का हो गया, माँ बेटे का हो गया। तो ऐसे क्या हो जाता है, लाइन ब्रीडिंग के अंतर्गत आने, यानी कि लाइन टू लाइन ही हो रहा है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। बाकी तीनों मैंने टर्मिनोलॉजी पहले ही आपको समझा दी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, एक ही नस्ल के विभिन्न प्रभेदों समागम मैटिंग क्या कहलाता है। तो मतलब कि एक ही नस्ल के, नस्ल तो एक ही है लेकिन अलग अलग जो ब्रीडें होती है, तो उनके अंतर्गत अपन समागम की क्रिया कहलाती है, वो क्या कहलाती है, तो आपकी इन ब्रीडिंग कहलाएगी, आउट ब्रीडिंग, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या अंतः प्रजनन कहलाता है। तो इसकी अपन बात करेंगे। मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसके अंतर्गत क्या होगा कि नस्ल तो एक ही होगी, लेकिन जो आपके क्रॉस करवाया जाएगा वो ना तो उसकी माँ होगी, ना उसका बेटा होगा, ना उसका भाई होगा, ना उसका चचेरा भाई होगा, ना उसकी मौसेरी बेटी होगी। तो ऐसा नहीं होगा, वो यानी कि नस्ल तो एक ही है, लेकिन अपन क्या करेंगे, इसमें मेटिंग होगी ना वो अलग अलग एनिमल से करवाएंगे, यानी कि उसके क्लोजली रिलेटिव से नहीं करवाएंगे। तो उसे अपन क्या कहते हैं, आउट क्रॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, आउट क्रॉसिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार एंड खूबसूरत आंसर निकल के आता है। एक और काफी शानदार आंसर निकल के आ रहा है, वो है कि कृत्रिम गर्भाधान में, यानी कि आपको बताना है कि जो आर्टिफिशियल तरीके से अपन गर्भाधान करवाते हैं, इंसेमिनेशन करवाते हैं, उसमें गो पशुओं में गर्भ टहलने की संभावनाएं लगभग कितनी होती है। तो अपना आर्टिफिशियल तरीके से सुई तो लगवा दी पशु को, लेकिन उसके अंतर्गत जो गर्भ ठहरता है उसकी जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 40 से 50%, 50 से 65%, या 60 से 75%, या फिर 80 से 85% होती है।
तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपके सामने राइट आंसर कौन सा निकल के आएगा, 60 से 75%, या ऑलमोस्ट मैं बात करूँगी जो 75% तक क्या होती है उसकी गर्भ ठहरने की या उसके अंतर्गत गर्भ लगने की संभावनाएं होती है वो रहती है कितनी, 60 से 75%। आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हो तो अगर नेचुरली की बात करेंगे इसी चीज़ के अंतर्गत तो लगभग अगर आप नेचुरल तरीके से कर रहे हो तो 40 से 50% आपकी गर्भ ठहरने की संभावनाएं रहती है नेचुरल तरीके से। जब आप क्या कर रहे हो, प्राकृतिक रूप से मेटिंग करवा रहे हो, प्राकृतिक रूप से प्रजनन करवा रहे हो तो 40 से 50% संभावनाएं है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल तरीके से या फिर अपन कृत्रिम तरीके से करवा रहे हैं तो 60 से 70% गर्भ ठहरने की संभावनाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी खूबसूरत आंसर निकल के आता है। बात करें खच्चर किसका संकरण है, खच्चर आपके गद्दी और घोड़ी का है, घोड़ा व गधे का है, कुत्ता व कुतिये का है, या घोड़ी व गधे का है। तो आपको इसके अंतर्गत सबसे मेन चीज़ पता है क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि पहले यानी घोड़ी ली गई थी या घोड़ा लिया गया था, इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ पहले तो, कि जो खच्चर का संकरण है वो आपका घोड़ी व गधे से तैयार किया गया है। मतलब कि जो आपकी फीमेल थी वो तो थी आपकी घोड़ी, और जो मेल था वो क्या लिया गया था, आपका गधा लिया गया था, है ना। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। हाँ, इसके अंतर्गत एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी काफ़ी शानदार आंसर निकलता है। अब आप बात करोगे कि अगर सपोज करोगे अपन ने गधी ले ली, है ना, गधे की जगह गधी ले ली और घोड़ी की जगह घोड़ा ले लिया, अब क्या होगा, तो इनसे पैदा होता है ना वो हिन्नी होता है। क्या है, हिन्नी, हिन्नी के नाम से होता है ना। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। कृत्रिम गर्भाधान में प्राकृतिक विधि से प्राप्त एक बार के वीर्य से कितनी मादाओं को गर्भित करवाया जा सकता है। तो मैंने ऐसा ये गर्भधारण का मैंने एक बार पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ, लेकिन ऐसे टेक्निकली क्वेश्चन नहीं आया था वो। उसके अंतर्गत क्या पूछा था आपको डायरेक्टली कि आप कृत्रिम तरीके से एक साल के अंतर्गत कितनी पशुओं को गर्भित करवा सकते हो, लेकिन इसके अंतर्गत ये नहीं पूछा आपको। क्या पूछा है कि कृत्रिम तरीके से अपन क्या करेंगे, प्राकृतिक विधि से अपन पहले तो अपन सीमन कलेक्ट करेंगे, यानी कि उसका वीर्य कलेक्ट करेंगे, और एक बार के अंतर्गत यानी कि एक बार इजैकुलेशन हो गया, उस नर पशु का इजैकुलेशन एक बार हो गया, उससे जितना वीर्य अपने को प्राप्त हुआ है उससे अपन कितनी मादा पशुओं को गर्भित करवा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये एक बार का इजैकुलेशन की बात कर रहा है, यानी कि एक बार के अंतर्गत जो नर पशु है वो अपना इजैकुलेशन कर रहा है या सीमन रिलीज कर रहा है, तो एक बार के जो सीमन प्राप्त होता है उससे कितनी मादा पशुओं को गर्भित करवाया जा सकता है। तो 10 को करवाया जा सकता है, 100 को करवाया जा सकता है, 200 को या 500 को। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भाई साहब अपन ने एक बार के सीमन से अगर कृत्रिम तरीके से अगर उसको गर्भित करवाना है मादा पशुओं को, तो लगभग 10 पशुओं को वो क्या कर सकता है, गर्भित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफ़ी खूबसूरत एंड शानदार क्वेश्चन आंसर निकल के आते हैं। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक और शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके ऐसे ही क्वेश्चन क्या है कि डब्ल्यूओ के वगैरह में भी पूछे जाते हैं, सुपरवाइजर में भी कई बार पूछे ले जाते हैं, लेकिन आपके पर्टिकुलर पशु परिचर को लेकर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये टॉपिक आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपको अपनी कंपटीशन के अंतर्गत बहुत आगे तक लेके जा सकता है, या मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बूस्टअप दे सकते हैं। चलिए बात करें वीर्य एकत्रण में भारी मोटी रबड़ की सिलेंडर, जो आपकी क्या आउटर हेवी रबर सिलेंडर होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है। यानी कि एक मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो अपन सीमन कलेक्ट करते हैं ना, वो सिलेंडर जैसी आकृति सी पाई जाती है, जिससे अपन क्या करते हैं 45 डिग्री का कोण बनाकर फिर अपन सीमन कलेक्ट करते हैं। तो वो जो मोटी रबड़ की सिलेंडर की लंबाई होती है ना, वो कितनी होती है, वो 12 से 15 सेंटीमीटर होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, 30 से 38 सेंटीमीटर होती है, या 40 से 45 सेंटीमीटर होती है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, लगभग आपके जो वीर्य एकत्रण में जो बाहरी मोटी रबड़ की सिलेंडर होता है या आउटर हेवी रबर सिलेंडर होता है, उसकी लंबाई लगभग 30 से 38 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, काफ़ी खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृत्रिम वीर्य एकत्रण में भीतरी लेटेक्स लाइनर की लंबाई होती है, जो अंदर की जो भीतरी जो लेटेक्स की होती है ना, जो काफ़ी कोमल और बात करें कि वो सॉफ्ट होती है ना, तो वो लाइनर की लंबाई कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर होती है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो उसकी लगभग 61 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए अब मैं बात करूँ कि सीमन कलेक्टिंग जो वाइल होती है, यानी कि सीमन कलेक्टिव वाइल, यानी कि जिसके अंतर्गत अपन सीमन कलेक्ट करते हैं, उसकी नलिका पर चिन्हित अंक होते हैं, यानी कि उसके ऊपर देखना आप चिन्हित अंक होंगे, तो वो क्या होते हैं कि अंकित होंगे, तो वो किस में होते हैं, सेंटीमीटर में होते हैं,
सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं, घन सेंटीमीटर में होते हैं या इंच घन स्क्वायर में होते हैं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो जो आपके इसके ऊपर जो नोट होते हैं, इसके ऊपर जो डेटा लिखा हुआ होता है या अंकित किया हुआ होता है वो घन सेंटीमीटर के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, आपका खूबसूरत आंसर निकल के आता है। ये क्वेश्चन अपन 10 से 15 बार, या मैं बात करूँ कि जितने भी वीडियो होते हैं उनमें लगभग अपने 50 से 60% अपन इस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो आई होप आपको पहले से आता होगा कि भारतीय परिस्थितियों में गाय को मध्यकाल में आने के कितने घंटे बाद में गर्भित करवाना चाहिए। तो आपको बताना है कि जो मध्यकाल में आ गई आपकी मादा पशु, तो मध्यकाल में आने के बाद में गर्भित करवाने का उपयुक्त समय कौन सा है। मध्यकाल में आने के आप 18 से 24 घंटे बाद में करवाओगे, 36 से 48 घंटे बाद में कराओगे, 48 से 60 घंटे बाद में कराओगे, 60 से 72 घंटे बाद में कराओगे। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो सभी लोगों को पता होगा कि 18 से 24 घंटे बाद में अपन क्या करते हैं, मध्यकाल में आने के बाद में उसे गर्भित करवा देते हैं, या जो आपके सीमन लगाने की प्रोसेस होती है वो अपन कंप्लीट कर देते हैं। चलिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कृत्रिम योनि में वीर्य एकत्रण से पूर्व कितने डिग्री फ़ारेनहाइट का गर्म पानी करके भरा जाता है। तो उसमें कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म करके पानी को उसके अंतर्गत भरा जाता है। तो इसके अपन राइट आंसर की अपन बात करेंगे, लगभग 105 से लेकर 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत चले जाओगे तो यहाँ पे तो बॉइलिंग हो जाता है पानी ढंग से, 100 पे ही बॉइलिंग हो जाता है। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट में, और अगर लगभग अपन बात करें तो ऑलमोस्ट 38 से 40 डिग्री तक पहुँचता है ये। ऑलमोस्ट 38 से 40 डिग्री तक अपन गर्म पानी डालते हैं। तो 105 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, काफ़ी खूबसूरत एंड शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वीर्य एकत्रण करने वाली व्यक्ति को वीर्य एकत्रण करते समय कृत्रिम योनि को कितने डिग्री के कोण पर पकड़ना चाहिए। जो अपन अगर सपोज किया कि अपने को क्या करना है, सीमन कलेक्ट करना है, सीमन कलेक्ट करोगे तो उसके अंतर्गत, अभी मैंने पहले भी बताया था ऊपर, पहले भी अपन ये चीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आर्टिफिशियली तरीके से जो अपन ने वेजाइना बनाई है ना, तो जो योनि बनाई है, तो उसको अपन कितने डिग्री के ऊपर रखे जिससे कि अपने को वीर्य कलेक्शन में आसानी रहे। तो वो कितने डिग्री पर कोण पर रखते हैं अपन, 35 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 70 डिग्री पर या 90 डिग्री पर। तो मैंने पहले ही बता दिया कि उसको 45 डिग्री पर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पशुओं में सर्वाधिक वीर्य उत्पादन करने वाला पशु कौन सा है। तो आपके पास में कुछ पशु दिए गए हैं और कुछ जानवरों के नाम हैं। तो बताना है कि सांड सर्वाधिक जो वीर्य इजैकुलेशन करता है, वीर्य सर्वाधिक मात्रा होती है वो सांड के में होती है, कुत्ते में होती है, सुअर में होती है, मेढा में होती है। तो इसको राइट आंसर की जब अपन बात करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा सीमन इजैकुलेट करता है वो आपका सुअर करता है ना। कौन करता है, आपका सुअर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सुअर के मांस को क्या कहा जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो सुअर के मांस को क्या कहा जाता है वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, सुअर द्वारा एक बार में जो स्खलन करता है या इजैकुलेशन करता है उसमें औसतन लगभग कितने ग्राम वीर्य का परित्याग करता है। तो एक बार में जो इजैकुलेट कर रहा है वो सीमन, तो वो एक बार में कितना करता है, 150 ml करता है, 200 ml करता है, 300 ml करता है या 500 ml करता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि लगभग जो आपका सुअर होता है या पिग होता है वो एक बार के अंतर्गत जो इजैकुलेट करता है लगभग 200 ml के लगभग आपका क्या करता है, स्खलन करता है। किसका, स्पर्म का करता है, या वीर्य का स्खलन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए पालतू पशुओं में एक बार के स्खलन में सर्वाधिक वीर्य उत्पादन करने वाला पशु कौन सा है। तो वो सुअर हो ही गया, अपन ने पहले ही बात कर ली। तो और कितना करता है वो आपका 200 ml करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गाय भैंस के मध्य चक्र की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन ऑफ हीट पीरियड कितने दिनों बाद आता है। तो ये मैंने पहले बता दिया कि आपका जो मध्य चक्र है पशु आपके 21 दिन के ऊपर क्या होता है, वापस रिसाइकल हो जाता है। 21 दिन बाद के अंतर्गत वो क्या करता है, वापस मध्य चक्र में आ जाता है। तो इसका अपन पहले ही काफ़ी बार क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर हो जाता है। चलिए बात करें एक क्रॉस यानी कि एक क्रॉस नस्ल को उसके पूर्वज से क्रॉस करवाना क्या कहलाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूं कि एक क्रॉस से नस्ल को, यानी कि अगर बात करें कि कोई नस्ल है आपके पास में, अब उसकी कोई प्रोजेनी हो गई, फिर उस जो प्रोजेनी है उसका अपने पेरेंट्स से क्रॉस करवाना और फिर वापस आगे से आगे इसके पेरेंट्स से क्रॉस करवाना, यानी कि पूर्वजों से क्रॉस करवाना क्या कहलाता है। इन ब्रीडिंग मैंने समझा दी आपको, आउट ब्रीडिंग समझा दी, क्रिस क्रॉस का आगे एग्जाम्पल आएगा, वहाँ पे अपन अच्छे से बात करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जो आपके प्रोजेनी के पेरेंट्स के साथ में अगर क्रॉस करवाना कहलाता है वो आपका बैक क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका बैक क्रॉस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
किन्हीं 3 पशुओं की नस्लों को एक चक्रीय रूप में क्रॉस करवाना, यानी कि 3 प्रकार के नस्ल वाले आपके पशु हैं और चक्रीय रूप के अंतर्गत उसको क्या करवा रहे हो, क्रॉस करवा रहे हो। चक्रीय रूप का मतलब क्या हो, रोटेशनली, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, है ना। तो रोटेशनली वे ऑफ क्रॉसिंग के लिए सर्वाधिक सटीक शब्द क्या होगा, तो डबल क्रॉस होगा, ट्रिपल क्रॉस होगा, बैक क्रॉस होगा या आउट क्रॉस होगा। तो मैंने आपको क्या हुआ, आउट क्रॉस और बैक क्रॉस तो समझा ही दिया। अब आपके पास में ऑप्शन बच रहे हैं 2, मतलब कि डबल क्रॉस कहेंगे या ट्रिपल क्रॉस कहेंगे। तो अपन क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं कि 3 पशुओं के नस्लों को अलग अलग करा, तो ये क्या कहलाता है, आपका ट्रिपल क्रॉस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पशुओं को किन्हीं 2 नस्लों को आपस में क्रॉस करवाने की विधि क्या कहलाती है। अगर 2 पशुओं को आपस में क्रॉस करवा रहे हो तो इन ब्रीडिंग कहलाएगी, आउट ब्रीडिंग कहलाएगी, क्रॉस ब्रीडिंग कहलाएगी या क्रॉस ब्रीडिंग कहलाएगी या क्रॉस कहलाएगी। तो आपको पता ही होगा कि इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि अगर 2 अलग अलग नस्लों के अगर आपके पशु हैं तो क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। और क्रॉस करो क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। बस क्रॉस से याद रखना, 2 पशु 2 नस्लें होंगी, उनके बीच में क्या होता है, क्रॉस होता है। क्रॉस से क्रॉस ब्रीडिंग हो जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। अगर आप क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ोगे तो आप क्या कर सकते हो, आंसर अच्छे से टिक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी शानदार क्वेश्चन। वीर्य जो एकत्रीकरण करते हैं उसमें कृत्रिम योनि का आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 39 डिग्री, 41 डिग्री, 50 डिग्री होना चाहिए। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, आपको वीर्य एकत्रीकरण करना है तो जो कृत्रिम योनि आप तैयार किए हो उसका लगभग टेम्परेचर होना चाहिए 41 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। एक काफी शानदार टिप्पणी दी गई है आपकी, कृत्रिम योनि में वीर्य एकत्रीकरण से पूर्व लगभग 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म पानी भरा जाता है। तो वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि लगभग आपके क्या हो रहा था, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपका क्या कर रहे थे, गर्म पानी कर रहे थे। तो वही बताया गया 40 से 60 डिग्री तक अपन क्या करते हैं, गर्म पानी भरते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका ऊपर वाले का हो गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, काफ़ी शानदार क्वेश्चन बचे हैं। बात करें लास्ट क्वेश्चनों की, वीर्य एकत्रीकरण हेतु कृत्रिम योनि आर्टिफिशियल वेजाइना में सांड के वीर्य के एकत्रीकरण हेतु आदर्श तापमान रखते हैं। तो मैंने ये पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो आदर्श तापमान है वो कितना रखते हैं। तो वीर्य एकत्रीकरण के लिए जो आर्टिफिशियल वेजाइना का जो टेम्परेचर है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, वीर्य संरक्षण हेतु वीर्य का आदर्श पीएच मान, यानी कि स्टैंडर्ड पीएच ऑफ द सीमन वेल प्रिजर्वेशन, यानी कि अपने को सीमन प्रिजर्वेशन करना होता है तो आदर्श पीएच मान कितना होता है। तो 6.8 होता है, 5.6 होता है, 7.6 होता है या 7.8 होता है। इसके राइट आंसर की अपन बात करें, लगभग आपका 6.8 क्या माना जाता है, एक उपयुक्त माध्यम माना जाता है या स्टैंडर्ड पीएच माना जाता है। किसके लिए, जो सीमन है उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफ़ी खूबसूरत आंसर निकल के आता है। ये यहाँ पे कट रखा है लेकिन ध्यान रखना 6.8 है, ये क्या 6.8। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर हो जाता है। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।